नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, इसके बाद बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप विश्लेषण करेंगे। आज की बड़ी खबर है पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के लाइट कॉम्बैट जेट तेजस की तैनाती। भारत ने चीन के साथ चल रहे तनाव के दौर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तेजस की तैनाती करके एक साथ दो मोर्चों को साधने की कोशिश की है। पूर्वी लद्दाख में चीन के बॉर्डर पर तो भारत ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन भारत पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं ले रहा। दूसरी तरफ चीन ने तिब्बत की ऊंचाई वाले इलाकों में आर्टिलरी गन यानी तोपें तैनात कर दी हैं। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में यह तैनाती हुई है। इसके साथ ही चीन ने तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में सभी तरह के हथियार चलाने में एक्सपर्ट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को तैनात किया है। भारत की नजर इन गतिविधियों पर है। वैसे चीन सिर्फ तोप और सैनिकों की तैनाती पर ही नहीं रुका है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि चीन के होतान एयरबेस पर उसके 2 J-20 फाइटर जेट्स देखे गए। आज तक के पास इनकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिन्हें चीन सर्वश्रेष्ठ बताता है और जिनकी तुलना वो भारत के राफेल से करता है। लेकिन आज कड़वे सत्य से भरी हमारी रिपोर्ट देखकर चीन को डिप्रेशन हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास भी आधा यानी 50-50 हो जाएगा। आज चीन से जुड़ी कई खबरें एक साथ आ गई हैं। एक ट्रेंडिंग खबर वुहान से आई है। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है, वहीं वुहान में कोरोना से मुक्ति की पार्टी चल रही है। वुहान की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के कोरोना काल में चीन की ये पार्टी आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे अच्छी खबर यह है कि भारत की कोरोना वैक्सीन एक कदम और आगे बढ़ गई है। कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल कल से शुरू होगा। भारत में 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं, बाकी 2 वैक्सीन के ट्रायल पहले और दूसरे चरण में है। ये राहत देने वाली जानकारी है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना जैसी आपात स्थिति के लिए गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी। सवाल यह है कि क्या पीएम केयर्स पर विपक्ष का सेल्फ गोल हो गया है? आज इस चंदे पर हो रही राजनीति को डिकोड करेंगे। और एक चिंताजनक खबर यह भी है कि आईसीएमआर एनसीडीआईआर के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार भारत में 2025 तक कैंसर के मामले 12% और बढ़ जाएंगे। कैंसर के मामले इस तेजी से बढ़ना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। देश को इसके बारे में सोचना होगा। युद्ध एकदम शतरंज के खेल की तरह होता है और उस खेल में जो जीतता है वो अपनी हर चाल से सामने वाले को सरप्राइज देने का प्लान पर चलता है। भारत और चीन के टकराव में कहीं पाकिस्तान कोई हिमाकत न करे, इसके लिए भारत ने अपने लाइट कॉम्बैट जेट तेजस की तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर पर की है। ये एक साथ 2 मोर्चों पर डबल अटैक वाली रणनीति है। पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान। भारत किसी को भी हल्के में नहीं ले रहा। वहीं चीन ने भारत के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में तोपें तैनात कर दी। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, हिंदुस्तान की आन बान और शान, भारतीय वायुसेना का देशी ब्रह्मास्त्र। अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ान, अचूक निशाना, दुश्मन की बर्बादी की पूरी गारंटी। तेजस लड़ाकू विमान सरहद पर हर बड़े ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। यही वजह है कि अब इसकी निगाह में पूरा पश्चिमी मोर्चा। वायुसेना ने बड़ा फैसला लेते हुए LAC तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पश्चिमी सीमा पर तैनात किया है। पश्चिमी सीमा मतलब पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर, यानी तेजस की निगरानी का दायरा गुजरात, राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक होगा। तेजस को दक्षिणी वायुसेना कमान के तहत सुलूर से बाहर पहली बार ऑपरेशनल भूमिका में तैनात किया गया। अभी वायुसेना ने तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स की तैनाती की है, यानी 36 लड़ाकू विमान पाकिस्तान बॉर्डर पर हर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। LCA को वेस्टर्न फ्रंट में तैनात करना बहुत बड़ा एक कदम है। ये 2 चीजें दर्शाता है। एक, भारत का जो और भारतीय वायुसेना का
LCA पर भरोसा, कोई भी वेपन सिस्टम तब तक दुश्मन के खिलाफ तैनात नहीं किया जाता है जब तक उसके ऊपर टेस्टिंग हो करके काफ़ी भरोसा ना आ जाए। तो ये भरोसा दिलाता है हमारे स्वदेशी फाइटर पे वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात कराने में। इससे पहले HAL के बनाए गए 2 कॉम्बैट लाइट हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह में हुई है और अब तेजस भी पाकिस्तान की हर हिमाकत को करारा जवाब देने को तैयार है। कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है भारतीय वायुसेना। अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तेजस की तारीफ की थी। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय इस साल के अंत तक 83 मार्क 1A विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पर हालात से निपटने के लिए वायुसेना बिल्कुल तैयार है। चीन की घुसपैठ के बाद पूरे लेह से लेकर गुजरात तक वायुसेना की गश्त बढ़ा दी गई है। चीन पर दबाव बनाने के लिए राफेल से लेकर MiG-29 और एयरफोर्स की शान सुखोई 30 का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पैदल सेना को हर मदद देने की क्षमता रखते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से इलाके में कोई भी मूवमेंट आसान है। चिनूक से न सिर्फ जवानों को बल्कि M777 हॉवित्जर तोप तक को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक RT गन के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर पहुंच रहा है, अब असली युद्ध क्षेत्र को सोचिए, जहां पर इसे दुश्मन के क्षेत्र में होवर करना है अपनी जगह पर और उस गन को डिप्लॉय करना है। यहाँ पर भारतीय सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से ये सही सटीक जगह पर होवर करें, वहां पर जल्दी से उस गन को उसमें से निकाला जा सके ताकि उसकी तैनाती हो। और कितना समय बच जाता है। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं है, जहां पर जाने में अगर उसकी चढ़ाई और उतराई के साथ हम फौज को पहुंचते हुए इतने भारी वजन के साथ देख लें, उस इलाके का समझिए कि किस तरीके से ये जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देता है। इसीलिए हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये चिनूक हेलीकॉप्टर सामने आते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। चीन का शागिर्द पाकिस्तान भी टकराव के दौर में भारत के खिलाफ मौके का फायदा उठाना चाहता है। हिंदुस्तान की तैयारी हमेशा से 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की हुई है। वायुसेना की हर रणनीति में चीन और पाकिस्तान दोनों होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस को तैनात किया गया है। तेजस को सरहद पर तैनात करने से साफ तौर पर भारत की अलर्टनेस जाहिर होती है, क्योंकि जिस तरह से चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अचानक एक के बाद एक कई मोर्चे खोले, वहीं पाकिस्तान यूं भी अभी तक आतंकवादियों को भारत में एक्टिव रखे हुए है। और ये भी संभव है कि चीन के इन्फ्लुएंस में वो अपनी ओर से LOC पर किसी तरह की मिलिट्री साजिश भी कर रहा हो। ऐसे में भारत को न केवल LAC पर बल्कि LOC पर और साथ ही साथ हमारे राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भी पैनी नजर रखना होगी, और न केवल नजर रखना होगी, अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी बनाए रखना होगा। दूसरी तरफ चीन चुप नहीं बैठा। लद्दाख ही नहीं, पूरी LAC पर चीन ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीन ने तिब्बत में 4600 मीटर की ऊंचाई पर आर्टिलरी गन की तैनाती की है। यह खुलासा भी हुआ है कि चीन ने तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 70 कॉम्बैट कमांड की लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को अमेरिकन ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो सभी तरह के हथियारों को चलाने में एक्सपर्ट होती है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में सेना की तैनाती बढ़ा दी है और कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को भारत से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात किया गया है। भारत की नजर इन गतिविधियों पर भी है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में LCA लड़ाकू विमान और शामिल किए जाएंगे। इस बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर LCA लड़ाकू विमान के एक स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है। देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह ले रहा है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए LCA लड़ाकू विमान और दूसरे स्वदेशी हथियार तैयार हो रहे हैं। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। जब कोई चाल काम न आ रही हो तो चीन जैसे देश कूटनीतिक नाटक करते हैं। चीन के होतान एयरबेस पर उसके 2 J-20 फाइटर जेट्स देखे गए हैं। आज तक के पास इनकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। चीन हमेशा इन फाइटर जेट्स की तारीफों के लंबे पुल बांधता है, इन फाइटर जेट्स को सर्वश्रेष्ठ बताता है और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मीडिया के जरिए यह कहता है कि इनकी तुलना में भारत के लड़ाकू विमान कहीं नहीं ठहरते। लेकिन सच बहुत कड़वा है। आज कड़वे सत्य से भरी हमारी रिपोर्ट में चीन को डिप्रेशन देने वाली बहुत सारी बातें। ये चीन का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। चीन दावा करता है कि ये 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ कॉम्बैट जेट है। नाम है चेंगडू J-20। ये फाइटर जेट चाइनीज एयरफोर्स में 2017 में शामिल हुआ और तब से ये विमान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। तमाम देश इसे लेकर अलग अलग तरह की राय रखते हैं। और अब 2 चेंगडू J-20 विमान चीन के शिनजियांग में मौजूद होतान एयरबेस पर पहली बार देखे गए। ये चीन के उन हवाई बेस में शामिल है जहां लद्दाख में भारत और चीन टकराव के दौर में तेज गतिविधियां पकड़ी गई हैं। ये तस्वीर जुलाई-अगस्त की ही बताई जा रही है। इसमें 2 J-20 फाइटर जेट साफ दिख रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि चीन अपनी सैन्य तैनाती को लेकर काफी गंभीर है। जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन के फाइटर जेट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तमाम विशेषज्ञ ये मानते हैं कि चीन ने ये तैयारी भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए की है। सवाल यह है कि अगर चीन ने 2 J-20 तैनात कर दिए तो इससे क्या हो जाएगा। होतान एयरबेस लद्दाख के पास है। ऐसे में मौजूदा सैन्य तनाव के बीच चीन की इस हरकत को कैसे देखना चाहिए, और इस सवाल का जवाब चीन के आत्मविश्वास को 50-50 कर देगा। चीन का J-20 अपनी क्षमताओं का प्रमाण नहीं दे पाया है। इस फाइटर जेट को युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं है। होतान एयरबेस पर इसकी तैनाती की एक वजह यह भी हो सकती है कि चीन ऊंचाई वाली जगहों पर इसका परीक्षण करना चाह रहा हो। हालांकि ये चीन की तरफ से भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति तो है। J-20 चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा भी रहा है। 2 फाइटर जेट होतान में भेजना भी इस तरह के परीक्षण का एक चरण हो सकता है। वैसे चीन के J-20 के बारे में कोई भी जानकारी पूरे दावे के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन लड़ाकू विमान को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। फिर भी बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के लड़ाकू विमानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है युद्ध वाले अनुभव की कमी। हालांकि भारत के पास अपना कोई स्टेल्थ जेट नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों को ज्यादा ताकतवर और अनुभवी माना जाता है। राफेल चेंगडू या F-16 से अगर आप कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से राफेल सुपीरियर है। राफेल को कहा जाता है 4.5 और चेंगडू को 5th जनरेशन बोलते हैं, मगर सही माने में अगर आप देखे जाए कैपेबिलिटी वाइज
मेरे हिसाब से राफेल इन दोनों एयरक्राफ्ट से बहुत सुपीरियर है। चीन के इरादों को भांपते हुए भारतीय सेना इस एयरबेस से होने वाली चीन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हालांकि चीन हमेशा आधे सच और आधे झूठ को मिलाकर प्रोपेगेंडा चलाता है। उसके दावों में हमेशा झूठ की हवा भरी रहती है, लेकिन इसके बावजूद J-20 कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। चीन इस विमान को अपग्रेड करके और अपने हथियारों और रेंज को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले महीने डिलीवरी होने के बाद से भारतीय वायुसेना के राफेल चीन बॉर्डर के पास ही उड़ान भर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि चीन ने J-20 को राफेल के जवाब में ही तैनात किया हो। फिलहाल दोनों तरह के लड़ाकू विमानों की नजर एक दूसरे पर है। शिवरूर के साथ आज तक ब्यूरो। चीन J-20 का जितना मर्जी दम भर ले, लेकिन भारत के पास राफेल है, सुखोई 30 है, मिग और मिराज की ताकत है और तेजस की तेजी भी है। यहां तेजस की ताकत को भी समझ लीजिए। पहले तेजस की रेंज, तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तेजस के बारे में हम आपको बताएं कि ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। अब तेजस के हथियार दिखा देते हैं आपको। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। इनमें डाबी, पाइथन 5, R-73 अस्त्र और मीटियोर शामिल हैं। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG, DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल, ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बॉम्ब, ग्लाइडेड बॉम्ब और क्लस्टर वेपन लगाए जा सकते हैं। तेजस हल्का है और इसकी वजह से यह है कि तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया जाता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन हालांकि थोड़ा बढ़ जाता है। हवा और जमीन के मोर्चे की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी का मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दक्षिण चीन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है और इस अभ्यास में 10 देश हिस्सा ले रहे हैं। आप कई बार अलग अलग तरह के युद्ध अभ्यासों की बात सुनते होंगे और आपके मन में यह बात भी आती होगी कि अगर चीन के पड़ोस में कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है तो इससे चीन का क्या बिगड़ जाएगा, चीन को ऐसे अभ्यास से क्या परेशानी होती है। इस बात को इस खबर के जरिए समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर युद्ध और तनाव के पीछे कोई ना कोई बिजनेस होता है। चीन की हरकतों की जड़ में भी बिजनेस है। दक्षिण चीन सागर में 20 युद्धपोत चीन की दादागिरी को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। जंगी जहाजों से गोले बरस रहे हैं। 10 देशों के साझा नौसैनिक अभ्यास ने चीन के लिए मानसिक दबाव बढ़ा दिया है। मौजूदा दौर में यह युद्धाभ्यास शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति के खिलाफ संदेश देने का काम भी करेगा। अमेरिका की अगुवाई में इस सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में वो रणनीति बन रही है जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन को बैकफुट पर जाना होगा। यूएस पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडम जॉन एक्विलिनो ने कहा, रिम्पैक समान विचारधारा वाले देशों के लिए आपसी समर्थन बढ़ाने, इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और मुक्त रखने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मौका है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में एक चीनी तटरक्षक पोत ने पैरासिल द्वीप समूह के पास वियतनामी जहाज को डुबो दिया था। फिर चीनी नौसेना और तटरक्षक बल ने ब्रुनेई के तट के पास कच्चा तेल निकालने की मलेशियाई परियोजना के काम को भी बाधित किया। इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सक्रिय हुए। उन्हें इस इलाके में अपने युद्धपोत तैनात करने पड़े। अमेरिका के 2 युद्धपोत
पैरासेल और स्प्रेटली द्वीप के पास तैनात किए गए हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस मायने में रिमपैक एक्सरसाइज बेहद महत्वपूर्ण है। इस रिमपैक में 10 राष्ट्र, जिसमें 22 नौसेना के शिप्स, 1 सबमरीन, 5300 पर्सनेल ये रिमपैक का एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे और ये एक्सरसाइज चलेगा 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और बहुत ही अच्छा कदम है अमेरिका के द्वारा। चीन विश्व के शांति के लिए खतरा है, तो इसको चुनौती देने की जरूरत है। जब तक चुनौती नहीं दिया जाएगा, ये अपनी मनमानी करता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे युद्धाभ्यास का मकसद क्या होता है, इससे चीन का क्या बिगड़ जाएगा। इसे सिलसिलेवार ढंग से डिकोड करते हैं। प्रशांत महासागर में अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के पास ये युद्धाभ्यास हो रहा है। ये दक्षिण चीन सागर के करीब है। नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। प्रशांत महासागर में अमेरिका ने नौसैनिक एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, जिसका साफ मकसद है कि चीन की हेकड़ी को समाप्त करना। 10 देशों के साथ मिलकर के अमेरिका ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें कोरोना काल में बहुत सारे देशों को इस बार शामिल नहीं किया गया है। लेकिन चीन जिस तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, अमेरिका उसको अब वहीं पर रोक देना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन अपना दावा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको समझना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक संसाधन होना। दूसरी वजह है तेल। अमेरिका के अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 12 अरब बैरल तेल का भंडार है। तीसरी वजह है यहाँ करीब 190 खरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है। चौथी वजह है व्यापारिक रास्ता। जापान और ताइवान का 60% और चीन का 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। यही वजह है कि यह जगह चीन की बुरी नीयत का केंद्र है। दक्षिण चीन सागर के सारे संसाधनों को वह अपनी जायदाद समझता है। वैसे इस क्षेत्र पर कई और देश भी अपना दावा जमाते हैं। इनमें वियतनाम, चीन, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक जमीन से समंदर में 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका उस देश का होता है। यानी इस क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक भंडार मिलता है तो वो उस प्राकृतिक भंडार पर अपना दावा कर सकता है। अब चीन का खेल यहीं से शुरू होता है। दक्षिण चीन सागर की सीमा चीन के इलाके से बाहर है, लेकिन चीन यहाँ की प्राकृतिक संपदा पर लालच भरी नजरें टिकाए हुए है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों की काट निकालने के लिए दक्षिण चीन सागर के बीचों बीच मौजूद स्प्रेटली द्वीप समूह और पैरासेल द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया है। इससे वो दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर इलाके में दखल देना चाहता है। इसीलिए रिमपैक जैसी एक्सरसाइज जरूरी होती है, ताकि शी जिनपिंग की हसरतों पर थोड़ा सा ब्रेक लग सके। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज चीन से जुड़ी कई खबरें एक साथ आईं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली ट्रेंडिंग खबर वुहान से आई। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है, वुहान में कोरोना से आजादी की पार्टी चल रही है। जिसने भी वुहान की ये तस्वीर देखी वो हैरान रह गया। वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, न मास्क। सैकड़ों की भीड़ पूल पार्टी कर रही थी। दुनिया को झटका देने वाली चीन की ये पार्टी आप भी देखिए। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, तो चीन के वुहान में कोरोना पार्टी हो रही है। कमाल का दृश्य है। मस्ती में चूर हजारों की भीड़। चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। कोई स्विम सूट में है, कोई लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं, कोई रंगीन चश्मा पहनकर दुनिया के रंग देख रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, उस वक्त वुहान शहर में लोग पार्टी के लिए वाटर पार्क में जमा है। भीड़ सैकड़ों की है, पांव रखने की जगह नहीं। वुहान की इन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है।
अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 2 करोड़ 20 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वायरस ने 7,77,000 लोगों की जान ले ली है। लेकिन कौन कहेगा ये उसी वुहान की तस्वीर है जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है। वुहान में पार्टी करने वाले लोग भूल चुके हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि भीड़ किसी भी संक्रमण का कारण बन सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन जानबूझकर दुनिया को ऐसी तस्वीरें दिखाकर चिढ़ा रहा हो। ब्रिटिश अखबार द सन ने वुहान में सैकड़ों लोगों की पार्टी करने वाली तस्वीरों को परेशान करने वाला बताया है। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से रोज कई हजार लोगों की मौतें हो रही हैं। हर रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 1,73,716 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 33 लाख लोग संक्रमित हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत में अब तक 27 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। उस वक्त चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कोरोना से संक्रमित होने वाले टॉप 15 देशों में चीन का नाम तक नहीं है। जिस वुहान शहर से कोरोना विस्फोट हुआ, वहां मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 3000 है। जबकि भारत से तुलना करें तो अकेले मुंबई में ही 7,133 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिसंबर में कोरोना वायरस की शुरुआत चीन में हुई थी। तब वुहान में शुरुआती मामले सामने आए थे। फरवरी तक चीन में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद लगातार रफ्तार घटती गई। मार्च तक करीब 84,000 मामले होने के बाद चीन में नए मामले आने कम हो गए थे। इसी के बाद चीन ने धीरे धीरे लॉकडाउन हटाकर देश को दोबारा खोलना शुरू किया। 24 मार्च को वुहान की तस्वीर देखिए। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद शहर को खोला गया, पाबंदियां हटाई गई थी। 1 अप्रैल को वुहान में मेडिकल सेवा सामान्य कर दी गई थी। 8 अप्रैल को वुहान शहर के ट्रैफिक का हाल देखिए। हाईवे पर गाड़ियों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही थी। यानी जब वुहान अनलॉक हो रहा था, उस वक्त भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में संक्रमण बढ़ रहा था, लॉकडाउन किया जा रहा था। कई महीनों से पूरी दुनिया चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही है और ये नई तस्वीरें जले पर नमक छिड़कने वाली हैं, चीन पर शक को बढ़ाने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में चीन के वुहान में हो रही पार्टी देखकर आपको हैरानी भी हुई होगी, थोड़ा झटका भी लगा होगा। चलिए आपको अच्छी खबर भी दे देते हैं। भारत की कोरोना वैक्सीन एक कदम और आगे बढ़ गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 3रे चरण का ट्रायल कल से शुरू होगा। ये राहत देने वाली जानकारी है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने आज देश में कोरोना के हालात और सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। संक्रमित होने की दर 10% से घटकर अब 7.2% पर आ गई है। देश में अब हर रोज औसतन 55,000 मरीज ठीक हो रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर करीब 20 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 8,99,864 टेस्ट किए गए। ये एक दिन में सबसे अधिक टेस्टिंग का रिकॉर्ड है। इसे जल्द बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा और कोरोना की मृत्यु दर को 1% पर लाने का लक्ष्य है। पीएम केयर्स पर उठे सवालों को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से खारिज कर दिया। कोर्ट ने न सिर्फ इसे एक और चैरिटी फंड मानते हुए उसमें हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस को सही माना, बल्कि कोविड-19 से लड़ने के सरकार के प्लान को भी सही ठहराया। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चंदे पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थमी नहीं। बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की जीत बताया और सीधे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को राहुल गांधी ने कमजोर करने की कोशिश की। उधर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और ऐसे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड जैसी आपात स्थिति के लिए गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी। सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार का प्लान पर्याप्त है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में चंदा देने को स्वतंत्र है। प्रशांत भूषण के एनजीओ
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उनका ये कहना था कि जब NDRF है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री केयर फंड की जरूरत क्या है? ये अवैध है और प्रधानमंत्री राहत कोष में जितनी सारी रकम जमा की गई है उसे NDRF में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दोनों अलग अलग चैरिटेबल फंड हैं, लिहाजा लोग इसमें किसी भी सूरत में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड जब बनाया था तो विपक्ष ने पूछा था कि जब NDRF है तो नए फंड की क्या जरूरत है। बाद में पीएम केयर्स की पारदर्शिता और फिर पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों के चंदे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली तो बीजेपी न सिर्फ इसे मोदी सरकार की जीत बता रही है, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर अपने सवालों को फिर से धार दे दिया। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को NDRF से पैसे दिए गए थे और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और कहा, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके पेशेवर एक्टिविस्ट की कुटिल चाल पर प्रहार है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस और उसके साथियों की बदनीयती और कुत्सित प्रयासों के बावजूद सत्य की जीत होती है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। शासक राजा नहीं, जनता के सेवक हैं और जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं। इसका उन्हें बोध कराने को लेकर निराश करने वाला दिन है। आज कोर्ट ने परंपरा से हटकर पीएम केयर्स फंड से जवाब मांगने के अवसर को जाने दिया। This is the slap on the face of transparency of all those people who seek transparency. This is not Narendra Modi's money. This is not Narendra Modi, the individual's fund. This is the Prime Minister's fund meant for the people who demand transparency. The people want to know, where did you get the money from? Where have you spent it? जाहिर है कोर्ट में मामला हारने के बावजूद कांग्रेस इस पर राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के मूड में है। तो उधर कोर्ट में अपने एनजीओ की याचिका खारिज होने के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपारदर्शी और गैर उत्तरदायी पीएम केयर्स को मंजूरी दी, न कि इसे आरटीआई और सीएजी ऑडिट के तहत आने वाले एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया गया। पीएम केयर्स कोविड राहत के नाम पर पैसा ऐंठने के लिए सीक्रेट ट्रस्ट है। वैसे कोर्ट के फैसले की ऐसी आलोचना के बावजूद विपक्ष को भी पता है कि पीएम केयर्स पर पुनर्विचार याचिका भले दायर की जा सकती हो, लेकिन वो इस पर मौजूदा लड़ाई हार गया है। मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। मोदी सरकार के फैसले, चाहे वो राफेल विमानों की खरीद का मसला रहा हो या फिर सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई का मामला, कांग्रेस खासकर राहुल गांधी के सियासी कैंपेन्स पर दाखिल मामलों की सुप्रीम कोर्ट में हवा निकली है। पीएम केयर्स पर भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके ठीक एक दिन पहले यानी 17 अगस्त को राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके लिखा था कि बेईमानी के अधिकार के लिए पीएम केयर्स। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने अखबार की एक खबर की कटिंग को साझा किया था जिसका शीर्षक दिया, पीएमओ डिनाइज आरटीआई प्ली सीकिंग इन्फो ऑन पीएम केयर्स, यानी पीएमओ ने पीएम केयर्स पर जानकारी मांगने वाली आरटीआई को खारिज किया। जाहिर तौर पर राहुल गांधी सीधे तौर पर पीएम केयर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पीएम केयर्स पर आरटीआई वाली खबर में दम नहीं।
ये जो आर्टिकल कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो आरटीआई का दायरा क्या है आप देख लीजिए। उसमें पूछा गया है पीएम केयर्स को लेकर कितनी आरटीआईयां आई थी, तो उत्तर दिया गया है ये डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसलिए अभी हम इस विषय पे जवाब नहीं देंगे। ये कोई पीएम केयर्स के विषय में, फंड के विषय में आरटीआई नहीं था। सीएजी सरकारी पैसे के खर्च का ऑडिट करती है, चैरिटेबल ट्रस्ट को कभी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। और आपको और देशवासियों की जानकारी के लिए बता दूं कि पीएमएनआरएफ जिसके विषय में यहां बात हो रही है वर्सेस पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ को भी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। उसका भी ऑडिटर मैंने अभी नाम बताया, रामेश्वर ठाकुर प्राइवेट ऑडिटर है। ठीक उसी प्रकार चूंकि पीएम केयर्स भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पैसा सरकार नहीं देती है, इस कारण से इसका जो सीएजी केयर्स फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इनमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद के लिए, जबकि 1000 करोड़ रुपए मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के लिए। इन आवंटन के आधार पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इसे कोरोना के खिलाफ सरकार की गंभीरता साबित होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच हो या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लेकर गई हैं, जिन्होंने पटना में दर्ज सुशांत के पिता की उस एफआईआर को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ही बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी और सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू भी कर दी। लेकिन क्या सीबीआई जांच जारी रहे और जांच का क्षेत्राधिकार कहां हो, इसे लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। रिया चक्रवर्ती के अलावा केस में पक्षकार बने सुशांत के पिता केके सिंह, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई जांच हो तो केस मुंबई ट्रांसफर हो, उसका क्षेत्राधिकार बिहार न हो। सुशांत के पिता केके सिंह ने कहा कि सीबीआई को देश भर में कहीं भी जांच का हक है। उनकी ओर से यह दलील भी दी गई कि 0 एफआईआर को लेकर रिया और मुंबई पुलिस गलत व्याख्या कर रहे हैं। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि सीबीआई जांच न हो क्योंकि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस प्रोफेशनल और निष्पक्ष जांच कर रही है, जबकि बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सीबीआई जांच करे और केस मुंबई ट्रांसफर नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि सीबीआई जांच जारी रहनी चाहिए और केस मुंबई ट्रांसफर न हो। अब कल सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। सुशांत के पिता केके सिंह ने कल आने वाले फैसले को लेकर हमसे बात की। तो हमारा क्लाइंट ने जब सीबीआई के लिए कंसेंट दे दिया और स्टेट ऑफ बिहार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया और सेंटर ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, तो रियली स्पीकिंग इस केस में कुछ बचा नहीं। लेकिन चूंकि बहुत आर्गुमेंट हुए, बहुत से सीनियर अपीयर किए और बहुत सी लंबी लंबी बातें की गई, तो शायद ऑनरेबल जज साहब एक जजमेंट ले डाउन कर दे जो कि आगे के लिए भी एक रूल लेइंग हो जाएगा इस तरह के मामलों के लिए, क्योंकि इस तरह के मामले तो आते रहेंगे। देखिए अंजना जी, छोटे छोटे शहर से बच्चे जाते हैं बड़े बड़े शहर में काम करने। अब उनके साथ इस तरह का अगर हादसा हो जाए और उनके पिता या माता को कहा जाए कि आप जाइए बड़े शहर में सब काम छोड़ छाड़ करके, बहुत से केसेस में तो उनके पास उतना वो भी नहीं होता, मीन्स भी नहीं होता कि जा पाए, तो इसका मतलब उनको तो जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता है।
इसलिए ये फैसला बड़ा अहम उस मामले में भी होगा। लेकिन जहां तक एफआईआर का सवाल है, एफआईआर में कोई डाउट नहीं, एफआईआर तो यही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एफआईआर पटना में रजिस्टर हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, तो ट्रांसफर होगा, ये नहीं कि एफआईआर बदल जाएगा। जो हमारे एलिगेशन है एफआईआर में वही के वही रहेंगे। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, सिर्फ इस पे जुरिसडिक्शन, उस पे जजमेंट करा रहा है। 27,52,272 कोरोना संक्रमण का ये आंकड़ा, लेकिन इसके साथ सरकार ने अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि किसी तरीके से कम जो मोर्टेलिटी रेट है उसे 1% से कम किया जाए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।